मैसेज भी जाएगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है बोल के। तो आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। हम लोग जो भी लास्ट क्लास में बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यूएशन करेंगे, फिर आज एक न्यू टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। तो पहले लास्ट क्लास में जो चल रहा था उसको एक कंटिन्यूएशन मोड पे ले आ जाए, दैट इज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात कर रहे थे, ओके। तो चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे कुछ इंटरेस्टिंग मोड अभी भी बाकी है, तो वो इंटरेस्टिंग जो पैटर्न है उसको आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, मुझे थोड़ा कंफर्म करना स्क्रीन शेयर होने के बाद कि स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं हुआ। आपको स्क्रीन दिख रहा है सर सबको? यस सर। ओके। ओके, तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम लोग जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लास्ट क्लास में काफी ज्यादा डिस्कशंस किया था, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आज मैं फिर से इनकम इलास्टिसिटी पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आज मैं फ्रेश पॉइंट पे जाना चाहता हूँ। अगर किसी को भी रिवीजन करना हो तो मैं बैकअप वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, और जिनका नहीं हुआ है बाय चांस किसी कारण से लाइक स्नेहासिस, मैं उनको मैं बैकअप वीडियोस दे दूंगा, आप वहां से करना और लाइव में मुझे पूछ लेना, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो जैसे कि इनकम इलास्टिसिटी में इनकम, सबसे पहले हम लोग इलास्टिसिटी का मतलब क्या है आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब बेसिकली डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड मतलब, डिमांड का एकदम सिंपल रीजन क्या है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स हमें डिमांड के बारे में ये बताते हैं कि वाइल अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मैं एक बार आपके सामने फिर से इक्वेशन ड्रॉ करूंगा। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ। सर थक चुके हैं, रोज एक ही बात बोलते बोलते हम लोग थक चुके हैं। आप लोग ना, आप सर रोज एक ही चीज मत बोलो। सर क्या करें, डिमांड का यही तो फंक्शन है कि कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड, कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड, एनी प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड और सर्विस, एनी प्रोडक्ट और सर्विस, एनी प्रोडक्ट और सर्विस दुनिया में एक ही चीज पे डिपेंड करता है, इतना सारा फंक्शंस पे। किसी भी चीज का हम लोग मार्केट में जाके डिमांड करते हैं, उसका किस पे डिपेंड करता है? मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट आप डिमांड करते हो, सपोज आपको एक चॉकलेट खाने का मन किया, या फिर आपको एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का मन किया, या फिर आपको एक अच्छा स्कूल में एडमिशन लेने का मन किया, या फिर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स एकेडमी में स्पोर्ट्स करने का मन किया, व्हाट एवर बी योर डिमांड, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, अब सबसे पहले क्या पूछते हो? बाकी चीज पूछते हो ऑब्वियसली, क्या होगा, किस तरह से होगा, खाने में कैसा होगा, ईच एंड एवरीथिंग यू विल आस्क देम, बट एट द एंड देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबसे पहले पूछते हो कि दाम क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स प्राइस, ओके। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड, ये जितना सारा मैटर्स है ना, इतना सारा मैटर पे डिमांड डिपेंड करते हैं। डिमांड प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है, डिमांड रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करता है। रिलेटेड गुड्स मतलब पी आर फॉर क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पी फॉर क्या मैंने बोला? पी फॉर प्राइस। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पे। एक प्रोडक्ट का दाम, सपोज आप एक मैगी पैकेट खरीदने जाते हो तो दाम तो पूछते हो ना, या बिना दाम का कुछ भी दाम हो दे दो, ऐसा तो नहीं करते ना? हेलो, ऐसा कभी करते क्या कि कुछ भी दाम हो? प्राइस में भी एनीथिंग, प्राइस कुड बी एनीथिंग, और आप कुछ भी दाम पे करके आ जाते हो क्या? ऐसा तो नहीं ना। अब ऑलवेज दाम पूछते हो, चाहे वो दाम मिनिमम प्राइस हो या मैक्सिमम प्राइस, दाम इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो मिनिमम हो और मैक्सिमम। आप लोगों को पता है मार्केट में कैडामोम का दाम कितना है? किसी को आइडिया है? हम लोग इसको बोलते हैं इलायची। जानते हो इलायची का क्या प्राइस है मार्केट में? एनीबॉडी? सर 1,500 रुपए किलो। वेरी गुड, 1,000 रुपीज, मिनिमम 1,000 रुपीज किलो। वेरी गुड, जिनको आइडिया है वेरी वेरी, बहुत अच्छा। जिनको आइडिया नहीं है उनको बता दूं कि ये सब आइडिया करना चालू करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा पार्ट है कॉमोडिटी मार्केट। सर ये क्या है? सर आप लोगों के सिलेबस का बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ मार्केट है सर।
कॉमोडिटी मार्केट, इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जा सकता है, ठीक है, इस पे पूरा इकोनॉमी टिका हुआ है। सर ये सब कहानी कभी बताएगा? हाँ सर जरूर बताऊंगा। शेयर मार्केट, कॉमोडिटी मार्केट से ह्यूज थिंग। ओके सर, अभी ये सब मैटर पे अभी नहीं करते हैं, टाइम आएगा, ठीक है, जब टाइम आएगा। और ऐसे भी शेयर का क्लास होता है, जो लोग आप लोगों में से कोई कोई है जो शेयर करते हो, वो लोग वहां पर सुन पाते हो। लेकिन सर अभी बात सुनो, कैडामम या इलायची ₹1000 किलो। तो मेरे को बचपन में एक बार, बचपन मतलब कितना होगा सर, मैं आई थिंक 8 या 9 में क्लास में पढ़ता था, 8 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो मुझे घर के बताया गया कि जाओ ग्रोसरी लेके आओ। तो नॉर्मली ग्रोसरी में क्या आ जाता है, ऑयल आ जाते हैं, मतलब बेसिकली बंगाली से हम लोग सरसों तेल बहुत यूज करते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल, पोटैटो, मतलब आलू नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर्स में लिया जाता है, पोटैटो, राइस, ठीक है, तो इस तरह से राइस वगैरह, आपका आटा हो गया, व्हीट, जितना सारा प्रोडक्ट है मैक्सिमम ना, जो भी था सब कुछ ना, मैं अपने अंदाजा से 1 केजी करके मैं परचेस कर रहा था। तो जो भी मेरा लोकल ग्रोसरी वाला था, मतलब बहुत ही जान पहचान का है, तो ऐसा बोलते बोलते मैंने उसको बोल दिया 1 केजी इलायची दे दो। आप समझ पा रहे हो, एकदम रियल कहानी बता रहा हूँ। मैंने अचानक से उनको बोल दिया कि 1 केजी इलायची दे दो। तो इलायची का दाम क्या है, 1000 रुपीज केजी। माँ ने मेरे को ग्रोसरी लाने के लिए दिया है 300 रुपीज ओनली। 300 रुपीज में पूरा महीने का ग्रोसरी आ जाता था, एटलीस्ट 15 डेज का ग्रोसरी आ जाता था। मैं 2004-5 का 2-3 का बात कर रहा हूँ, ऑन दैट टाइम, मतलब आज से ठीक 18 ईयर्स बैक 300 रुपीज में करीब करीब 20 डेज का ग्रोसरी आराम से आ जाता था। आप बात मेरा समझ रहे हो? उसमें मैं 1 केजी इलायची ऑर्डर कर लिया। तो वो जो अंकल था, ठीक है, मुझे बोल रहा है कि बाबू, इस तरह से नॉर्मल बंगाली में बोल रहे, बाबू तुम्हें इलायची दाम जानो ना है? तो मेरे को ऐसा करके टोंट करके बताया, और बाकी दुकान में बहुत सारा लोग था, तो बहुत इंसल्ट फीलिंग हुआ, ठीक है, कि मुझे इलायची का बेसिक रेट नहीं पता, और मैं डेली ग्रोसरी लेता हूँ। बोले कितना? तो उस टाइम पे करीब दाम हुआ करता था 700 केजी आसपास, ठीक है, मतलब 600-700 रुपीज केजी सिर्फ इलायची का दाम था। आज के डेट में 1000 था, 1500 के आसपास का रेट है। आप बात समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट का डिमांड करने से पहले उसका प्राइस तो जरूर जानोगे ना। हेलो, प्रोडक्ट डिमांड करने से पहले उसका प्राइस जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो मेरे जैसे ऐसे इग्नोरेंस हालत होगा। हाँ, दाम ही नहीं पता, 1 केजी इलायची ऑर्डर कर दिए। मेरे को लगा सब केजी में आ रहा है, तो इलायची भी 1 केजी हो जाएगा। एक कहावत है, बोलता है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। बात समझ रहे हो ना, कि नॉर्मली बात एकदम कॉमन सेंस का है, लेकिन कॉमन सेंस इतना कॉमन होता ना, तो फिर उसको कॉमन सेंस नहीं कहा जाता, जो भी हो। तो बेसिकली पॉइंट एकदम सिंपल है कि कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड अगर सबसे ज्यादा किसी मैटर पे डिपेंड करता है, तो वो है उसका प्राइस। सबसे ज्यादा डिमांडिंग फैक्टर एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का। स्नेहासिस तुझे समझ में आ रहा है? तो बहुत ही लास्ट में है टॉपिक का, लेकिन फिर भी अगर तुझे समझ में आ जाता है स्टोरी, तो मैं मानूंगा कि सबको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हाँ स्नेहासिस, दूसरी चीज, ओके 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 स्नेहासिस, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर उसका डिमांड डिटरमाइन कर किया जाता है। अब मैं आपको इलास्टिसिटी बता रहा हूँ, और इलास्टिसिटी में आपको क्रॉस इलास्टिसिटी बताऊंगा। ये जो PR है, PR क्या है? रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है सर? प्राइस ऑफ, P फॉर प्राइस, PR फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब हम एक गुड्स खरीदने जाते हैं और साथ में उसका कोई सब्सटीट्यूट है, ठीक है, या फिर उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर मैं जस्ट इमेजिन कि मैं मार्केट में गया और ब्रेड लेके आया, सपोज ये ब्रेड है, ठीक है, मैं ब्रेड लेके आया, बट मैं जैम और वगैरह ये सब कुछ नहीं लाया। जैम, जेली, पीनट बटर, जो भी आप लोग यूज करते हो, पीनट बटर जो भी, या फिर नॉर्मल बटर, कुछ तो चाहिए। नहीं तो माँ क्या बोलेंगे कि बेटा ब्रेड किससे खाएगा? सूखा ब्रेड तो नॉर्मली खाया नहीं जाता, मतलब नॉट एज पर ट्रेंड, कोई खा सकता है, लेकिन एक ट्रेंड है ना, हम लोग जैम से, जेली से, बटर से ब्रेड को लेते हैं। तो अगर ब्रेड का जरूरत आता है, तो साथ में और एक चीज का जरूरत आ जाता है, लाइक जैम, जेली काइंड ऑफ। तो ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मतलब एक साथ दोनों गुड जरूरी है। तो जब आप मतलब डिमांड करते हो, तो रिलेटेड गुड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कि आप जो गुड्स ले रहे हैं उसका रिलेटेड गुड्स का भी क्या मार्केट प्राइस है। या फिर उल्टा, सपोज आपको ब्रेड दिया जा रहा है,
सब ब्रेड छोड़ो, दूसरा एग्जांपल ले लो। रिलेटेड गुड्स में बेस्ट एग्जांपल सब्स्टिट्यूट में हम लोग बात कर सकते हैं, टी एंड कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सब बेसिक है एकदम। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? लाइक टी एंड कॉफी। ध्यान से सुनो, अगर किसी का रिविजन नहीं था तो चाय या कॉफी कोई एक ही तो एक एट ए टाइम में लोगे, कोई बोलेगा नहीं सर हम एट ए टाइम में दोनों ले सकते हैं, वो पागल है या फिर मैं पागल हूँ। ठीक है, आप एट ए टाइम टी एंड कॉफी दोनों एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते। मतलब मैं चाय बनने के बाद का बात कर रहा हूँ, चाय का पैकेट का बात नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब ग्रोसरी स्टोर से आप टी का पैकेट भी ले सकते हो, कॉफी का पैकेट भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट सोचा जाता है कि अगर फैमिली में टी कंजम्पशन ज्यादा होता है, अगर फैमिली टी कंजम्पशन ज्यादा करता है तो ऑब्वियसली वो टी ही लेके आएगा। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा कंजम्पशन टी होता है, अपने कंट्री में टी का कंजम्पशन ही ज्यादा होता है। कॉफी हम लोग विंटर में लेते हैं, इट्स अ ट्रेंड, मैं जनरल ट्रेंड का बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बॉलीवुड स्टार जैसे बात मत करना, नहीं मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ, वजन कम होता है, जिम में बोला है। मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सेलिब्रिटी का बातें नहीं कर रहा हूँ, आप बात को समझ रहे हो ना। इकोनॉमिक्स इज फॉर द जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी सेलिब्रिटी स्पेशली। ठीक है, आम आदमी का अधिकार जैसे आधार है, ऐसे इकोनॉमिक्स आम आदमी का हक का सब्जेक्ट है, बात समझो। तो टी एंड कॉफी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या तो आप चाय लेके आओगे या फिर कॉफी लेके आओगे, तो दोनों का प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तभी जाके आप डिमांड करते हो, मतलब आइदर डिमांड ऑफ टी या फिर डिमांड ऑफ कॉफी, कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली एक साथ दोनों कंजम्पशन नहीं करता। आप बात को समझना, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली ग्रुप से बिलोंग करते हो उनको पता होगा। और इंडिया में 50% पॉपुलेशन, इंडिया का 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, मतलब 50% से भी ज्यादा, बट फिर भी मैं 50%, दैट मींस 132 करोड़ पॉपुलेशन मिडिल क्लास, 132 में 50%, दैट मींस नियर अबाउट 70 to 80% मिडिल क्लास है। ठीक है, 30% के आसपास पॉपुलेशन बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, 22-25% बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है, और 20% गरीबी के सामने आसपास में है, और हार्डली 10% रिच है यहाँ पर, 10% रिच हार्डली। ठीक है सर, वो सब डेटा मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग डिमांड डिटरमाइन करते हैं तो उसमें ये सब मैटर इंपॉर्टेंट होता है। सर इलास्टिसिटी क्या हो गया? इलास्टिसिटी तो रोज बताते हैं, आज फिर से एक बार बता दूं, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी बाय परसेंटेज डेल्टा प्राइस। समझ में याद आया ना सर? परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी बाय परसेंटेज डेल्टा प्राइस, ये क्या हो गया? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, आपको पहले भी मैंने बताया, डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज है। और क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांड, क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांड मतलब आप जितना डिमांड करते हो प्रोडक्ट का, क्वांटिटी डिमांड। और डेल्टा पी का मतलब क्या है? प्राइस। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। मतलब बात को समझना कि अगर कोई प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस में, अगर कोई प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस में 10% चेंजेस आया और उसके कारण प्रोडक्ट का डिमांड में 20% चेंजेस आया, आप बात समझ रहे हो? जैसे ऐसा होता है ना, अचानक ऑनियन का दाम बढ़ जाता है, अचानक से ऑनियन का दाम मार्केट में हाई हो जाते हैं और फिर लोग ऑनियन लेना कम कर देते हैं। तो सपोज ऑनियन का मार्केट प्राइस चल रहा था 40 रुपीज, अचानक से 10% में इसका प्राइस बढ़ गया, तो करीब करीब दाम हो गया 10% एक्स्ट्रा। तो पहले जो इसका डिमांड जो है वो 20% से कम हो गया, मतलब पहले जितना लोग लेता था, अगर पहले 100 आदमी लेता था तो अभी 80 आदमी लेता है। बात समझ रहे हो? मतलब 20% कम हो गया। तो सिमिलर मतलब बेसिक कहने का मतलब है परसेंटेज डेल्टा क्यू बाई परसेंटेज डेल्टा पी, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने के कारण, एनी कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने के कारण उसका डिमांड में जितना चेंजेस होता है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इसके ऊपर पूरा डिटेल्स चर्चा हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको एक बार रिवीजन कराया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, ताकि आपको फटाफट में कनेक्ट कर पाओ। ओके सर, कनेक्शन हो गया, एकदम इकोनॉमिक्स कनेक्शन हो जाए, हो गया सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज डेल्टा पी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। प्राइस में चेंज मतलब जितना प्रतिशत प्राइस में चेंज होगा उसके ऊपर डिपेंड करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का क्वांटिटी में जितना चेंजेस होता है उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। हेलो
ओके, तो चलो सर हम लोग आज एक स्पेशल पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी में काफी पॉइंट डिस्कशन हो चुका था। अच्छा, ये इनकम इलास्टिसिटी का ग्राफिकल पार्ट में आपको प्रैक्टिस करने बोला था। मैं आज आपको बताऊंगा ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पार्ट जो है इनकम इलास्टिसिटी में, अलग अलग ग्राफिकल पार्ट, इसमें मैं आपको लास्ट में बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार क्रॉस इलास्टिसिटी बताना चाहता। इतना देर से मैं इलास्टिसिटी क्यों चिल्ला रहा था, अभी आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखो, जिन लोगों का इलास्टिसिटी किया हुआ है वो लोग फटाफट समझ जाओगे, जिनका नहीं है उसको ओल्ड वीडियोस देखने के बाद आप लोग आज का क्लास देखोगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसको शॉर्ट में कहते हैं ईसी। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या है, ईडी, सिमिलर वे में क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ईसी। सर ये कब होता है? इलास्टिसिटी का मतलब बेसिकली डिमांड बढ़ना या कम होना, डिमांड बढ़ जाना या फिर डिमांड का कम हो जाना, है ना। डिमांड का ये जो ग्रो या मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है, डिमांड में जो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, डिमांड का बढ़ना या कम होना। ओके, अब ये बढ़ना कम होने में इलास्टिसिटी तो समझ में आया सर। जैसे आप हमने अभी बताया आपको, परसेंटेज डेल्टा पी मतलब प्राइस में परिवर्तन, और ऊपर में क्या होता है, परसेंटेज डेल्टा क्यू। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्रॉस इलास्टिसिटी बताना है आपको। ओके सर, तो देखो एक बार क्रॉस इलास्टिसिटी। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स demanded resulting from given relative change in the price of the related commodity y। सर ध्यान से सुनना, पहले पूरा पॉइंट ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स demanded resulting from given relative change in the price of related commodity। इसी का एक फॉर्मूला दिया है, जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मल ईडी का फॉर्मूला बता रहा था, इसी का फॉर्मूला क्या बता रहा है, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई, एंड ऊपर में क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। इसको शॉर्ट में अगर लिखा गया तो बोला गया है कि परसेंटेज डेल्टा क्यू एक्स बाय परसेंटेज डेल्टा पी वाई। ये है इसका फॉर्मूला। सर ये एक्स वाई है क्या? सर एक्स एंड वाई दो कॉमोडिटी है, एक्स एंड वाई दो कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी का मतलब क्या सर? कॉमोडिटी का मतलब गुड्स है। कॉमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, दोनों अलग गुड्स है, एक एक्स गुड्स एक वाई गुड्स। अब दोनों में क्रॉस इलास्टिसिटी कब हो सकता है? जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था ना, रिलेटेड गुड्स। हेलो, अभी मैं आपसे इसी मैटर पे बार बार चर्चा कर रहा था कि रिलेटेड गुड्स में मैं बात कर रहा था कि एक गुड्स का, जैसे मैंने टी कॉफी में बात किया है ना, मैंने टी एंड कॉफी में बात किया कि नहीं किया? मैंने टी एंड कॉफी का एग्जांपल आपके सामने लिया, टी एंड कॉफी, और एक चीजों का एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने, दैट इज ब्रेड और पीनट बटर, हाँ, ब्रेड एंड जैम, जो भी आप ले सकते हो, ब्रेड एंड जैम। तो ये ब्रेड एंड जैम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब देखो ध्यान से सुनो, ये ब्रेड एंड जैम कॉम्प्लीमेंट्री है और टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है। आज आपको एक रियल लाइफ इकोनॉमिकल सिस्टम सीखने को मिलेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ रहो। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और ब्रेड एंड जैम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ये तो आप लोग मानोगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्रेड का कोई काम नहीं, साथ में जैम होगा तो ब्रेड खाने में मजा आता है। तो जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट इज हम लोग बोलते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, ब्रेड के साथ जिसको जो पसंद है, किसी को जैम पसंद है, किसी को बटर पसंद है, जो अच्छा लगे, बट कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और टी एंड कॉफी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट थोड़ी ना करता है, या तो बंदे को टी चाहिए या तो बंदे को कॉफी चाहिए। ऐसा तो नहीं ना, एक बंदा मतलब एक साथ टी और कॉफी लेके चीयर्स कर रहा है, मतलब एट ए टाइम में वो एक बार टी ले रहा है एक बार कॉफी ले रहा है। इज इट पॉसिबल? नहीं सर, पागल होगा तो पॉसिबल। तो बेसिकली ये क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के टाइम पे आपको यही दो पॉइंट समझना चाहिए। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अच्छा नहीं, बाद में दिखाते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, वेट। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा, ये फॉर्मूला को आपको समझना पड़ेगा। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू एक्स एंड परसेंटेज डेल्टा पी वाई, अब ये फॉर्मूला को कैसे समझेंगे? देखो, एक्स एंड वाई में भी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैंने अभी आपको बताया कि एक्स एंड वाई जो है, या तो वो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है या तो फिर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। आपको बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो चलो एक बार
आपके सामने मैं थोड़ा इमेजिनेशन कराता हूं। बताओ ये दोनों गुड्स कैसा गुड्स है? किसी को खाने का मन कर रहा है तो इमेज देख के ही खा लो, रियल में तो मिलेगा नहीं। ये कैसा गुड्स है? ब्रेड है, और ये जैम है, और या फिर ये बटर है, पीनट बटर लग रहा है मुझे यहाँ पर। सर ये किस तरह का गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। देखो मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ। आई थिंक स्नेहाशीष भी फर्स्ट टाइम सुन रहा है, उसको भी समझ आ जाएगा, बाकियों को तो ऐसे भी आ जाना चाहिए। ओके स्नेहाशीष, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं, तू एक्चुअली मतलब मेड ऑफ द क्लास से है तो इसीलिए मैं तुझे थोड़ा चिंता है मुझे, बाकी लोग तो एकदम स्टार्टिंग से है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये ब्रेड और पीनट बटर और जैम, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और एक तो इमेज देखो, इमेजिन कर लो कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं नहीं बता रहा हूं, जो इकोनॉमिक्स आपको सिखाना चाहते हैं मैं तो बस जरिया हूं, आई एम जस्ट दी वे, मीडिएटर हूं, नथिंग मोर देन दैट। ओके, यहां पर देखो, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और गए भी होंगे, मैकडोनल्ड है ना, मैकडोनल्ड एंड बर्गर किंग, ये दोनों कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुने होंगे। दोनों कंपनी काफी फेमस है, ठीक है, मैकडोनल्ड बर्गर किंग, या फिर आप लोग इसके जगह बर्गर किंग की जगह कोई और डोमिनोज लगा दो, जो पसंद है आपको। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूट करता है, ये दोनों कंपनी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है कि नहीं करता? या तो आप मैकडोनल्ड में जाओगे या फिर आप बर्गर किंग में जाओगे। यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलते हैं रे, मुझे नहीं पता, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? डोनट। क्या बोलते हैं? थोड़ा लाउडली बोलो ना। डोनट। डोनट। हाँ। स्पेलिंग क्या है? DONUT या NAUGHT? पता नहीं, और जो भी हो, स्पेलिंग डजंट मैटर, जो भी हो, ये डोनट या फिर यहाँ पर एक पेस्ट्री है, ठीक है। अब एक एट ए टाइम पे ये एक साथ दोनों अच्छा नहीं जमेगा, कोई एक आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूट में आ गया। मैं देखा हूँ बेकरी शॉप में मिलता है, लेकिन कभी ट्राई किया शायद, लेकिन उतना नाम नहीं पूछा। ओके, ये देखो, आपको ऑफिस जाना है, या तो आप बुलेट ट्रेन या मेट्रो रेल कर लो, ठीक है, या तो आप ट्रेन से जा लो, या फिर आप अपने प्राइवेट कार से पहुंच जाओ, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है। जैसे अपने इंडिया में प्राइवेट कार का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस, इतना ज्यादा प्राइवेट कार हो गया, इंसान से ज्यादा प्राइवेट कार दिखता है, रास्ते में चलने का जगह नहीं, देयर इज नो फुटपाथ इन कोलकाता, फुटपाथ नहीं है, क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ही नहीं करता। सर अभी तो कोरोना का प्रॉब्लम है, सर कोरोना छोड़ो, मैं पहले का बात कर रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कोई यूज ही नहीं करता प्रॉपरली। बहुत लोग करता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग प्राइवेट कार भी यूज करते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि इतना जरूरी नहीं है इंडिया जैसा कंट्री में जहां 132 करोड़ का भीड़ है, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाइना करते हैं, इसलिए उनका रोड वगैरह बहुत अच्छा है। जो भी हो, ट्रेन में भी जा सकते हो, प्राइवेट कार में भी जा सकते हो, आपके पास सब्स्टिट्यूट है। पेप्सी कोको कोला, ये भी सब्स्टिट्यूट में बहुत जाने जाते हैं। एट ए टाइम में पेप्सी कोक थोड़ी ना कोई खरीदता है, और दोनों कंपनी एक दूसरे का क्या है? कंपिटिटर है, एक दूसरे का कंपिटिटर है। एंड दिस इज द फेमस थिंग, है ना, इसको क्या कहते हैं? ऐसे लव शाइन बना के देते हैं, कैपेचिनो। कैपेचिनो बोल के, कैपेचिनो बोल के इसका एक कप कॉफी का नॉर्मल दुकान से खाओ, सीरियसली मैं एकदम आम आदमी की तरह बात करना पसंद करता हूँ, हार्डली एक ठीक ठाक जगह से ले तो कितना हो जाएगा? 30 रुपीज 1 कप कॉफी, या 50 रुपीज। हाँ, नॉर्मल कोई बड़ा लॉन्ग में चले जाओ, इसका मिनिमम प्राइस 500 से 600 दाम लेता है इसका। हे भगवान, सिर्फ ये शाइन करने का 600, ये अपना चाय एकदम जिंदाबाद। मैं तो टी लवर हूँ, कॉफी पसंद है, बट ओनली इन दी विंटर सीजन। जो भी हो मेरा बात से आपको बस इतना समझ आना चाहिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। दैट इज, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का पूरा एक मैंने जितना हो सकता है आपके सामने लाया, ताकि आपके सामने टोटल इमेजिनेशन होता जाए कि अभी जो होने वाला है। ओके, तो अभी जो होने वाला है, दैट इज क्या होने वाला है अभी? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, और दिमाग में रखते हुए चलो कि अभी क्या चलेगा आपके सामने। तो एकदम आप लोग ना एकदम ऐसा मत बोलना कि सर के ऊपर से जा रहा है, जस्ट स्टे एंड काम। तो जो भी हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का लिस्ट आपके सामने हाजिर है। बस आपको अभी सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री दोनों, ये दोनों को दिमाग में रखते हुए आपको ये पूरा का पूरा खेल को समझना है।
वन इज सब्स्टिट्यूट, अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अब देखो कि खेल क्या है, मतलब व्हाट इज द मैटर। सॉरी, तो देखो सर, जस्ट एक्स एंड वाई मे बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ पॉजिटिव इसी, मैं आपको सारा का सारा पॉइंट समझाता हूं, डोंट वरी। पॉजिटिव इलास्टिसिटी क्या है, इसी मतलब क्या, मैंने फिर से बोल रहा हूं, इसी का मतलब है क्रॉस इलास्टिसिटी। In case of substitute goods, for example, tea and coffee, there is a positive relation. So positive cross elasticity is found here. Positive lies between 0 to infinity. Please point to be noted. Very famous MCQ question. In case of cross elasticity, in case of cross price elasticity, positive lies between what? 0 to infinity. 0 to infinity. अब ये क्या खेल है? Positive cross elasticity क्या खेल है? किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ओके, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल, देयर इज ए इनवर्स रिलेशन, सो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इज फाउंड हियर। नेगेटिव लाइज बिटवीन -0 टू -इन्फिनिटी। -0 टू -इन्फिनिटी, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही रहेगा। सर खेल क्या है? सपोज एकदम सिंपल है, टी एंड कॉफी में बात कर लेते हैं। जब टी एंड कॉफी में हम लोग बात करेंगे, बाकी कोई भी प्रोडक्ट आप सामने ले लो, आपको समझ आ जाएगा। जब दोनों अगर डिमांड का बात चल रहा है, तो जस्ट आप मुझे बताओ कि जब मार्केट में एक आम आदमी की तरह सोचो, जस्ट थिंक लाइक ए कॉमन मैन। ओके, डोंट थिंक लाइक ए शाहरुख खान, थिंक लाइक ए कॉमन मैन। जब टी का प्राइस ऑफ टी इंक्रीज, ठीक है, जब टी का प्राइस इंक्रीज होगा, तब कॉफी का डिमांड में क्या होना चाहिए? जब टी का प्राइस इंक्रीज होगा, तब कॉफी के डिमांड में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। सपोज टी, एक बार 2 मिनट के लिए जस्ट एजम्पशन ले लेते हैं, दोनों सिमिलर प्राइस रेट पे हैं, ठीक है, ये भी 500 में था, 500 रुपीज किलो, एंड ये भी 500 रुपीज किलो में था, ठीक है। ये इंडिया का ही है, सपोज ये दार्जिलिंग टी है, इंडिया का फेमस है ना सर दार्जिलिंग टी। ओके, तो ये दार्जिलिंग, और ये है आपका केरला का, तमिलनाडु। चलो, तमिल का बहुत अच्छा होता है, तमिल केरला दोनों, मतलब बेसिकली वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा कॉफी होता है। तो तमिल का वेस्टर्न घाट्स का कॉफी है ये, ठीक है, अन्नामलाई का, और ये है आपका दार्जिलिंग का टी, दोनों 500 रुपीज किलो है। अब अचानक मार्केट में टी का प्राइस 500 से 700 में पहुंच गया, कॉफी जैसा था वैसा ही है, तो ऑटोमेटिकली कॉफी का डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल कहना है कि जब टी का प्राइस बढ़ रहा है, तब कॉफी का डिमांड इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये दोनों का जो रिलेशन है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो है पॉजिटिव। रिलेशनशिप पॉजिटिव है, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव। आपको समझ में आ रहा है? ये सेम कॉन्सेप्ट आप पेप्सी कोक में भी लगा सकते हो। इस कैन का दाम है 50, कोक का कैन का दाम भी है 50, अचानक से ये 50 से हो गया 70, तो ऑटोमेटिकली कोको कोला का डिमांड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? पेप्सी 50 में था, 70 हो गया, प्राइस में इंक्रीज, यहां पर इसका 50 है, इसका डिमांड इंक्रीज हो गया। आम आदमी ऐसा ही सोचता है कि नहीं सोचता? द कॉमन पीपल ऑफ एनी कंट्री कॉमन पीपल ऑफ एनी कंट्री ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डे टू डे रन कराता है कि नहीं कराता? हाउ दे रन देयर डेली लाइफ? दे थिंक लाइक दिस विद देयर डेली नीड्स। एम आई राइट और रॉन्ग? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में क्या हुआ है। अगर आपको पूरा स्टोरी क्लियर हो रहा है, तो अभी आपको पूरा स्टोरी अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चाहे आप उसमें पेप्सी कोको कोला ले लो या फिर टी एंड कॉफी ले लो, डजंट मैटर। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसका पॉजिटिव होने का कारण एकदम क्लियर है। सिमिलर वे में इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, रिलेशनशिप इज नेगेटिव,
कॉम्प्लीमेंट्री के केस में रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सर कैसे, ये देखो रिलेशनशिप कैसे, सपोज ब्रेड का प्राइस जो है ना, ये सिंपल ब्रेड है, सपोज 30 रुपीज पाउंड चल रहा था, मतलब 1 पाउंड, ठीक है, पाउंड से इसका मेजरमेंट होता है, 1 पाउंड ब्रेड का दाम चल रहा था 30 रुपीज, जस्ट एग्जाम्पल। तो इसका दाम अचानक से बढ़ के 60 रुपीज हो गया। 30 का जो ब्रेड था, किसी कारण से हो सकता है कि व्हीट का क्राइसिस हो गया, ब्रेड व्हीट से बनता है ना, देयर इज अ व्हीट क्राइसिस इन इंडिया, रिसेंटली हुआ है, आप लोग जानते हो व्हीट का क्राइसिस हुआ है। सर कैसे, किस तरह से क्राइसिस क्रिएट हुआ, वो एक जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं पोंगोपाल, क्या नाम है उसको, वो एक तरह का पूरा एकदम वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में पूरा भर भर के खा लिया। लोकस्ट, वेरी गुड, लोकस्ट, ठीक है, ये पूरा एकदम भर भर के दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और स्पेशली इन पाकिस्तान एंड पंजाब जोन, ठीक है, जहां पर इंडिया का मेनली जो व्हीट प्रोडक्शन होता है, वो पूरा एरिया एकदम ना लोकस्ट ने पूरा एकदम ये कर लिया। तो रिसेंटली एक व्हीट क्राइसिस क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली तो हम लोगों पे अभी आ नहीं रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, ठीक है, एक प्रॉब्लम तो है। तो जो भी हो, कि एक जस्ट एजम्पशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि सपोज ऐसा सिचुएशन हो गया है, तो मार्केट में व्हीट का दाम जो है वो अचानक से बढ़ गया, 30 का ब्रेड 40 का हो गया, 30 का ब्रेड 60 का हो गया, 30 रुपीज था 60 रुपीज हो गया। मुझे जस्ट बताओ कि जब इसका प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, तो जस्ट बोलो कि जैम या फिर बटर, इसका डिमांड में क्या होगा, इसका डिमांड में क्या होगा, इसका डिमांड डिक्रीज करेगा। व्हाई, बिकॉज कोई नॉर्मली जैम एंड बटर ऐसे ही नहीं लेता, मतलब क्या आप सोलली जैम पसंद करोगे, कोई कोई लेता है, बट इज इट यूजेबल थिंग, मतलब ये ट्रेंडी है क्या कि नॉर्मली जैम लेके या फिर बटर लेके खाना चालू कर दिया। वो कुछ होता है, वो फैटी बॉय लोग कुछ होते हैं जिनको बटर का मिल गया तो पूरा बटर एकदम चाट लेता है, वैसा वाला बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कह रहा हूँ कि नॉर्मली बटर कंजम्पशन नहीं किया जाता सोलली, ओके। तो बटर जैम का जो नॉर्मल कंजम्पशन है वो तो ब्रेड के साथ है। तो सपोज जब प्राइस 30 रुपीज था, सपोज जो पॉपुलेशन ब्रेड पसंद करता है, पॉपुलेशन जो भी है किसी एरिया में, सपोज एक एरिया में 5000 पीपल रहते हैं, 5000 पॉपुलेशन रहते हैं, आउट ऑफ 5000 पॉपुलेशन जब 30 रुपीज था, 4000 पॉपुलेशन ब्रेड पसंद करता था, लेकिन जिनका इनकम जैसे ही इसका दाम 60 हो गया, अभी 4000 से एटलीस्ट 1000 पॉपुलेशन गायब हो जाएगा और 3000 पॉपुलेशन ब्रेड लेगा, 1000 पॉपुलेशन गायब हो जाएगा, 4000 से 1000 गायब, दैट मींस ब्रेड का डिमांड 1000 से गिर गया, ब्रेड का जो मतलब डिमांड है वो भी 1000 से गिर गया, बिकॉज अभी लोग ब्रेड ले नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ब्रेड का प्राइस हाई होने के कारण, सिमिलर वे में जैसे ही ब्रेड का प्राइस हाई होने के कारण लोग ब्रेड नहीं ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका रिलेटेड प्रोडक्ट है लाइक बटर जैम का भी डिमांड में फॉल होना चालू हो गया। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है किस तरह से ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होने के कारण बटर या जैम का मार्केट में एक डिक्रीमेंट चालू हो गया। सिमिलर में आप पेट्रोल एंड बाइक में सोच सकते हो, जब मार्केट में पेट्रोल का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है ना, पहले जो लोग बाइक खरीदना चाह रहा था ना, वो बाइक नहीं लेगा, क्योंकि अगर पेट्रोल 70 रुपीज की लीटर चल रहा था, मानो कि 70 रुपीज लीटर चल रहा था, बहुत लोग सोच रहा था हाँ भाई डेली 70 रुपीज पर लीटर नो प्रॉब्लम, बट अचानक से ये इसका दाम बढ़ा के गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया और इसका 100 रुपीज लीटर कर दिया। तो बहुत सारे लोग जिनका पर डे 30 रुपीज करके एक्सपेंस करना पॉसिबल नहीं है, वो बाइक लेने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बंद कर देगा। तो ऑटोमेटिकली बाइक का डिमांड क्या होगा, बाइक का डिमांड गिर जाएगा। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज एक साथ समझा रहा हूँ। इन वन साइड मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स समझाया, इधर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझा रहा हूँ, और दोनों के बीच में जो डिमांड का इलास्टिसिटी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो, सर। ओके सर। अब पूरा डेफिनेशन वाइज इधर हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब एकदम सिंपल हो गया मैटर, कि हम लोगों ने ये चीज देख लिया कि इनके केस में रिलेशनशिप नेगेटिव है,
ब्रेड के साथ जैम का जब इसका प्राइस इंक्रीमेंट हुआ, जब इसका प्राइस इंक्रीमेंट हुआ ब्रेड का, है ना, तब जैम का डिमांड डिक्रीज हुआ, है ना, तब इसका डिमांड डिक्रीज हुआ। दैट मीन्स रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव है रे बाबा, नेगेटिव। ठीक है, ये कैसा गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसा गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप नेगेटिव है बिटवीन व्हाट? बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द गुड्स, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन नेगेटिव है यहाँ पर, और वहां पर क्या था? इस पॉइंट में क्या था? रिलेशनशिप था पॉजिटिव। इस पॉइंट पे रिलेशनशिप था पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये, सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव। अब देखो खेल खत्म। ठीक है, अब पूरा का पूरा खेल खत्म। ये जो भी यहाँ पर मैथमेटिकली है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो भी आपको दिख रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एकदम इजी हो जाएगा अभी। एक एग्जाम्पल लो, ध्यान से देखो एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। इफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है, चलो यहाँ पर एक्स को क्या मानेंगे? सपोज एक्स इज अ ब्रेड, ठीक है, नहीं एक्स को जैम मान लो। एक्स क्या है? जैम है, और वाई क्या है? ब्रेड है। ठीक है, इफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज बाय 5%, सॉरी मैंने यहाँ पर, अच्छा ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सॉरी रिलेशनशिप पॉजिटिव है यहाँ पर, जैम एंड ब्रेड से नहीं होगा, आई एम सॉरी, जस्ट चेंज कर दो। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पेप्सी कोको कोला ले लो, बेस्ट है। ठीक है, एक्स जो है ये पेप्सी है, और वाई जो है ये कोको कोला है। ठीक है, इफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी इंक्रीज बाय 5% व्हेन द प्राइस ऑफ कोको कोला इंक्रीज बाय 20%। कोको कोला का प्राइस 20% में बढ़ा है, दैट्स वाई पेप्सी का डिमांड 5% में इंक्रीज हुआ है। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट मींस पेप्सी एंड कोक विल बी, क्या हो जाएगा? सिंपल करना है, परसेंटेज डेल्टा क्यू, क्यू मतलब क्वांटिटी, एक्स मतलब पेप्सी, एक्स मतलब क्या है? एक्स फॉर पेप्सी, ध्यान से देखो प्लीज, एक्स फॉर पेप्सी है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी वाई, वाई फॉर कोको कोला, कोक, पी फॉर प्राइस। दैट मीन्स कोको कोला का प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज गिवन है? 20% चेंज। ओके, कोका कोला का प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज? 20%। सपोज पहले कोक का दाम हुआ करता था 100, अभी कोक का दाम हो गया आगे 20% में चेंज, मतलब सपोज इंक्रीमेंट हो गया। ओके, तो 120, कोक का प्राइस 100 से 120 हो गया, पेप्सी का दाम में चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो अभी पेप्सी का जो डिमांड है वो राइज हो गया 5% से। ठीक है, पेप्सी का डिमांड ज्यादा हो गया 5% से, मतलब पहले जो लोग कोको कोला लेता कंज्यूम करता था, अभी वो लोग पेप्सी कंज्यूम कर रहा है, 5% ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या हो गया? 5% बाई 20%, दैट इज 0.25, जो लेस देन 1 है। और जैसे कि आप लोगों को पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट एक से ज्यादा है या कम है, इससे मेजरमेंट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, चाहे वो क्रॉस हो, इनकम हो, या नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज मेजर बाय 1। ओके, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में काफी चर्चा किया। तो आपको बस डिटरमाइन करके बताना है कि एक से कम है, ज्यादा है, या एक के इक्वल है। तो यहाँ पर एक से कम हुआ, इट्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 मतलब 0.25 है ना, तो 0.25, तो आप क्या बोलोगे? इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। और ये पॉजिटिविटी देख के आपको समझ जाना चाहिए, जब भी आपका आंसर पॉजिटिव हो, प्लीज ध्यान देना पॉइंट पे, if your answer is positive, if your answer end in a positive way, that means ये जो गुड्स है, ये x and y, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मतलब क्वेश्चन का आंसर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट कैटेगरी में आते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री में। सर कॉम्प्लीमेंट्री में एग्जांपल बताओ ना। ओके सर, देखो, if the quantity demand of A increase by 10% when the price of B decrease by 20%, यहां पर आप ब्रेड एंड जैम ले सकते हो। क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए इंक्रीज बाय 10%, दैट मीन्स ए मतलब आप यहां पर जैम ले लो, ए मतलब जैम है, और बी फॉर ब्रेड है। ओके, बी फॉर ब्रेड है, ए फॉर जैम, बी फॉर ब्रेड। इफ द क्वांटिटी डिमांड फॉर ए इंक्रीज बाय 10%, दैट मीन्स जैम का डिमांड 10% में इंक्रीज कर रहा है, जब ब्रेड का दाम, जब ब्रेड का प्राइस, द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्रीज बाय 20%। ओके, मतलब पहले अगर ब्रेड का प्राइस 10 रुपीज था और 20 रुपीज से नीचे के चला गया 20% से, दैट मीन्स अभी ये
10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 रुपीज में चल रहा है। और जैम पहले अगर 50 करके डिमांड हो रहा था, 50 यूनिट करके, अभी इसका डिमांड और 10% में लाइक 5, दैट मीन्स अभी 55 यूनिट ऑफ जैम बिक रहा है। दुकानदार 55 यूनिट जैम सेल कर रहा है। अब बात समझ रहे हो? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ बिटवीन ए एंड बी विल बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा? ऐसा सिंपल होगा, 10% बाई 20%, क्योंकि जिसके कारण होता है उसको नीचे देना चाहिए। आपको कैसे ड्रॉ करना है इसको मैं आपको बताता हूं अभी, कि किसके कारण क्या हुआ है। क्वांटिटी हमेशा ऊपर जाएगा और प्राइस हमेशा नीचे आता है। ये हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही सीखे थे। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू ए प्रोडक्ट एंड परसेंटेज डेल्टा पी और बी प्रोडक्ट। ओके, इसका परसेंटेज में कितना परसेंट चेंज हुआ? दिस इज जैम। ओके, ऊपर वाला जैम है एंड लोअर पोर्शन इज ब्रेड, ये ब्रेड है। तो 10% बाई 20% इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? हाफ हो गया ना, 0.5। और ये नेगेटिव हो गया चेंज। नेगेटिव क्यों? 0.5 नेगेटिव है बिकॉज ये 1 से कम है, और 10/20 करोगे तो क्या हो जाता है? नॉर्मली 1/2 होता है, और माइनस इसलिए दिया जाता है बिकॉज इसमें रिलेशनशिप नेगेटिव है। बात समझना, नॉर्मली 1/2 का मतलब नेगेटिव नहीं होता, बट फिर भी ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव। मतलब यहाँ जैम ऑन ब्रेड में क्या हो गया? ब्रेड का डिमांड, ब्रेड का प्राइस कम हुआ, ब्रेड का प्राइस लो हुआ, और जैम का डिमांड ग्रो हुआ, इंक्रीज हुआ। अब बात समझ रहे हो ना? तो रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश हुआ? नेगेटिव वाला, पॉजिटिव नहीं कि दोनों का ग्रो कर रहा है तो दोनों का इंक्रीमेंट, तो दोनों का इंक्रीमेंट मतलब इसका प्राइस इंक्रीमेंट तो उसका डिमांड इंक्रीमेंट, तो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसका यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ब्रेड का प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो जैम का डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो रिलेशनशिप नेगेटिव है। दैट्स वाई आपको नेगेटिव देना चाहिए। ओके, और ये लेस देन 1 तो है ही, तो नेगेटिव 0.5 इंडिकेट्स दैट ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप बात को समझे? हेलो, चर्चा बहुत लेंदी था, बस आप मुझे बता दो कि क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री का जो एक कॉम्प्लेक्सिटीज था, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? प्रगति ने तो हाँ बताया, मैं बाकियों से भी सुनना चाहता हूँ, क्या सच में समझ में आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम फील हो रहा है तो प्लीज बताओ मुझे। समझ में आया सर। हाँ सर, समझ में आया। ओके, स्निग्धा বোঝা যাচ্ছে? स्निग्धा? हाँ सर। ओके, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी का एकदम फर्स्ट पॉइंट था। क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में अब देखो पॉइंट पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लैरिटी है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक्स मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, सपोज हम लोगों ने यहाँ पर टी मान लेते हैं, ठीक है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टी डिमांडेड रिजल्टिंग फ्रॉम गिवन रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी वाई। सपोज वाई मतलब कॉफी। ओके, दैट मीन्स कॉफी का प्राइस चेंज के ऊपर डिपेंड करके टी का डिमांड पे जो चेंजेस आता है, ठीक है, बिकॉज दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो जो इलास्टिसिटी का चेंजेस हो रहा है मतलब दोनों का डिमांड में चेंजेस, प्राइस पे चेंजेस। जैसे यहाँ पर कॉफी का प्राइस चेंज के कारण टी के डिमांड में चेंजेस। ओके, टी का डिमांड चेंज हुआ बिकॉज ऑफ कॉफी प्राइस, टी का डिमांड चेंज बिकॉज ऑफ कॉफी का प्राइस के कारण। तो ये जो डिमांड में इलास्टिसिटी हुआ, ये जो डिमांड में इलास्टिसिटी हुआ, इलास्टिसिटी मतलब गार्डर मैं बताता हूं ना सर कि जो अप एंड डाउन करता है, मतलब कम होता है ज्यादा होता है, इलास्टिसिटी हुआ, इसी को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और क्रॉस इसलिए क्योंकि या तो आप टी लोगे या फिर आप कॉफी लोगे। क्रॉस, आइदर यू टेक टी और कॉफी, ये बचपन में इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे, आइदर यू टेक टी और कॉफी। तो टी और कॉफी में रिलेशनशिप क्या है? क्रॉस है ना, क्रॉस कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बाबा, क्रॉस कनेक्शन। तो दैट्स वाई फॉर्मूला कुछ इस तरह से बिल्ड किया गया है। बाप रे, नम्रता का बहुत मुश्किल हो रहा है, देख रहा हूँ बार बार कनेक्ट जा रहा है। ओके,
तो सिमिलर वे में इसका और एक फॉर्मूला है, जब अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिया रहता है ना, इफ यू डोंट हैव अ डायरेक्ट परसेंटेज, लाइक जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, लाइक 20% बाई 10% या फिर 10% बाई 20%, अगर परसेंटेज डायरेक्ट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूला डेल्टा क्यू एक्स बाई डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई। मतलब डेल्टा मतलब क्या, मैं फिर से बताता हूँ, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। ओके, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। डेल्टा इक्वल्स टू चेंज है, और ये एक्स का चेंज प्राइस, चेंज क्वांटिटी, यार ये है वाई का, मतलब एक्स मतलब हमने क्या लिया, एक्स मतलब टी, वाई मतलब कॉफी। ओके, एक्स का चेंज क्वांटिटी, वाई का चेंज प्राइस, दिस इज वाई का ओल्ड प्राइस, मतलब वाई मतलब कॉफी का ओल्ड प्राइस, और एक्स मतलब, एक्स का मतलब टी का ओल्ड क्वांटिटी। ओके, तो इस तरह का फॉर्मूला आप तभी यूज करना जब आपके सामने परसेंटेज डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट सम्स में बता दिया और आपको परसेंटेज को, इस फॉर्मूला को यूज करके परसेंटेज को लाना है, तभी यूज करना, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हम लोग वहां पर वो क्या बोलते हैं, आर्क मेथड पे, आर्क में और हाँ आर्क में और वहां पर आपका पॉइंट में, पॉइंट इलास्टिसिटी में हम लोगों ने आपको बताया था कि नेगेटिव इग्नोर करना है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव शुड नॉट बी इग्नोर, डू नॉट इग्नोर माइनस और प्लस साइन, बिकॉज नेगेटिव इंडिकेट नेगेटिव रिलेशन, प्लस इंडिकेट पॉजिटिव रिलेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यही मानते हैं, इंडिया का सबसे फेमस कॉमर्स इंस्टीट्यूट है ये, तो ये भी यही मानते हैं। नॉर्मली आर्क मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो आर्क मेथड से भी कर सकते हो या फिर ये वाला मेथड से भी कर सकते हो। तो जो भी हो, आपको क्रॉस इलास्टिसिटी समझ में आया ये कि नहीं बताओ। अब मैं आपको क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करके एक चीज दिखाना चाहता हूं कि क्रॉस इलास्टिसिटी का यूज करता किस तरह से, क्रॉस इलास्टिसिटी का यूज रियल लाइफ में कैसे होता है, मतलब आप जो भी स्टडी करोगे उसका रियलिटी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। कि सर इकोनॉमिक्स जान तो रहे हैं, क्या सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है? एग्जाम क्रैक करके कहाँ जाओगे? 132 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 65% यूथ है। हर साल करीब 50 से 60 करोड़ पॉपुलेशन यूथ मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। क्या हर कोई एस्टेब्लिश हो जाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? रीजन इज दैट ना तो उनको जॉब प्रॉपर मिलता है प्रॉपर वे में, और ना तो बिजनेस अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। सर छोड़ो, आप मुझे दिखाओ क्रॉस इलास्टिसिटी और इसका कॉन्सेप्ट बताओ। यहां पर एक चीज देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक फोन है। ठीक है, मैं आपको फ्लिपकार्ट का साइट दिखा रहा हूँ, क्या आप लोगों को फ्लिपकार्ट का साइट दिख रहा है? हेलो? हाँ सर। ओके, आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी प्रमोट कर रहा हूँ, नो प्रमोशन रे बाबा, ओनली फॉर इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फ्लिपकार्ट का तो बल्ले बल्ले हो गया, बिना बात का प्रमोशन मिल रहा है। ओके छोड़ो, देखो यहाँ पर इन्फिनिक्स का एक मोबाइल है, यहाँ पर एक एड टू कंपेयर का बटन दिख रहा है, और यहाँ पर एक रेडमी का है, यहाँ पर भी एक एड टू कंपेयर का बटन है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंपैरिजन में डाल दिया, इसका मतलब ये दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है? हेलो, ये दो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है? So I think these are substitute. सब्स्टिट्यूट गुड्स है, वेरी गुड। ये दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या तो मुझे ये वाला फोन लेना है या तो मुझे ये वाला फोन लेना है। अब अकॉर्डिंग टू फीचर्स आप चूज करो। तो उसी पैटर्न से ये जो एड टू कंपेयर वाला कॉन्सेप्ट फ्लिपकार्ट यूज करता है ना, क्यों एड टू कंपेयर? साइकोलॉजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिकॉज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज बिगिन विद द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजी कहां से आया? बिकॉज फ्लिपकार्ट को पता है कि जो कंज्यूमर है वो जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करता है ना, वो कंपैरिजन में सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढता है, दे फाइंड द सिमिलर प्रोडक्ट इन द सेम पैरामीटर। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक्स का यही वाला क्रॉस इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिमांड में तो अप डाउन होगा, यू अंडरस्टैंड ना,
डिमांड में अप डाउन तो होगा कि कोई प्रोडक्ट सेल होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, अप डाउन तो डिमांड में होगा, दैट इज इलास्टिसिटी। डिमांड का अप डाउन, या तो इन्फिनिक्स सेल हो जाएगा या तो रेडमी सेल हो जाएगा, नो वन नोज। बट फ्लिपकार्ट को कोई भी सेल हो, दैट्स डिपेंड। बट ये जो प्रॉपर खेल खेला गया, चाहे फोन मोटोरोला का हो या मोटोरोला वन फ्यूजन का हो या G8 का, ये पूरा खेल क्या है, इलास्टिसिटी का है। और इलास्टिसिटी का पॉइंट ऑफ व्यू को यूज करके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पॉइंट ऑफ व्यू यूज करके, उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी को भी यूज किया गया एंड प्राइस इलास्टिसिटी को भी यूज किया गया। ठीक है, दोनों पॉइंट को यूज करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स का इलास्टिसिटी किया गया। ओके सर, ये तो समझ में आया। ओके, और एक तो चीज बता दो सर, और क्या है, एक तो पॉइंट क्या है, अनदर पॉइंट इज, सपोज मैं ये इन्फिनिक्स लेना चाहता हूँ, सपोज मैं इन्फिनिक्स लेना चाहता हूँ, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन फिर भी आज एक बार फिर से वापस बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर यहाँ शो नहीं कर रहा है, नहीं तो आप लोग एक चीज देखना, ये सब दिखाते हैं। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो ना, तो उसके साथ साथ ना एडिशनल प्रोडक्ट आपको वहां पर ऑटोमेटिक शो कर देता है। आपने ऐसा देखा है कभी? जैसे कि आपको जो चीज लेना नहीं है उसके साथ साथ और कुछ, सपोज आप मोबाइल लेना चाहते हो, मोबाइल के साथ मोबाइल का कवर प्लास करके आपको दिखा रहा है ना? ये वही कॉन्सेप्ट है, इलास्टिसिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके ही आपको बेसिकली बताते हैं कि ठीक है, आपने मोबाइल ले लिया, अब उसका कवर ले लो, तो मोबाइल प्लस मोबाइल कवर, मोबाइल प्लस कवर, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। बाइक खरीदने जाते हो, बाइक के साथ हेलमेट आ जाता है ना, तो हेलमेट दुकान अलग होते हैं, लेकिन कंपनी क्या करते हैं, बाइक प्लस हेलमेट कॉम्बो करके आपको सेल करता है। ठीक है, तो कॉम्बो करके जैसे आपको सेल कर दिया, बेसिकली वो क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बिजनेस कर दिया। एक गुड सेल हो रहा था, लेकिन साथ में दूसरा गुड्स भी सेल हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर। ओके, तो ये था कंप्लीट लेवल में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये था कंप्लीट लेवल में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो भी मुझे कहना था मैंने बता दिया। तो बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, तीनों मैटर पे हम लोगों ने काफी अच्छा चर्चा कर दिया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करूंगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा डिमांड फंक्शन चैप्टर था, इस पे हम लोगों ने बेसिकली बहुत तरह का डिमांड देखा। अब यही डिमांड के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करने से पहले कितना तरह का डिमांड फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिमांड डिस्टिंक्शंस। फर्स्ट, प्रोड्यूसर गुड्स, गुड्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, उसको कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब जो गुड्स एक दूसरा गुड्स को जन्म देता है, लाइक मशीनरी, एक मशीनरी अनदर प्रोडक्ट को ही जन्म देता है ना। सपोज यू हैव अ मशीनरी टू प्रोड्यूस समथिंग, सपोज आपका सिंपल, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आटा का, मतलब जिसको हम लोग फ्लोर मिल बोलते हैं ना, फ्लोर मिल, आटा चाकी। ठीक है, आटा का चक्की है आपका, यहाँ पर चक्की बोला जाता है, फ्लोर मिल भी कहते हैं। तो आपके पास वो फ्लोर मिल है, तो आप फ्लोर मिल से क्या क्या बना सकते हो, आटा बना सकते हो, मैदा मतलब रिफाइंड फ्लोर जिसको बोलते हैं, रिफाइंड फ्लोर से बना सकते हो, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मैदा, ओके, या मैदा जो भी बोलो। आप उसी चीज से सूजी बना सकते हो, सूजी जानते हो, वो भी आटा से ही होता है, मतलब दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ व्हीट, सब व्हीट का पार्ट है, आटा, मैदा, सूजी। आइडिया है आप लोगों को एक व्हीट से क्या क्या मिलता है? फिर और एक चीज मिलता है, आप लोग जानते हो, दलिया बोल के एक चीज होते हैं, बहुत फेमस, मतलब हेल्दी फूड्स है ये सब, आटा, मैदा, सूजी, दलिया, ये सारा का सारा जो मैं बात कर रहा ना, ये सब प्रोडक्ट ऑफ व्हीट है। तो कहना क्या है, लेकिन उसके लिए एक मशीन आपने यूज किया, तो एक मशीन से जब अलग अलग गुड्स बनता है, तो वैसा गुड्स को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब मशीन अपने आप में भी एक गुड्स है ना, मशीन को भी तो कहीं ना कहीं बनाया गया और सेल किया गया। तो जो मशीन किसी और गुड्स को बनाते हैं, इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसको क्या, किस तरह का गुड्स कहते हैं जानते हो? इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट आता है अकाउंट्स में,
एक होता है कैपिटल नेचर, एक होता है रेवेन्यू नेचर। चैप्टर है आप लोगों का बेसिक में, ठीक है, 11-12 में भी पढ़ाया जाता और उसके साथ साथ फाउंडेशन में, CSEM में फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता है, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। बात समझ में आ रहा है? तो ये मशीनरी क्या है, कैपिटल नेचर का है, जिसको हम लोग अकाउंट्स में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव होगा। ओके सर, समझ में आया। तो डिमांड में कितना कितना डिस्टिंक्शन देखो, प्रोड्यूसर गुड्स, अब देखो कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब गुड्स फॉर द फाइनल कंजम्पशन, मतलब जो गुड्स हम लोग फाइनली कंज्यूम करते हैं, लाइक रेडीमेड क्लोथ्स या फूड्स, ठीक है, या तो कपड़ा हो सकता है या तो खाना हो सकता है। ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, दैट इज कार, रेफ्रिजरेटर, शर्ट्स। ड्यूरेबल, इसको कंज्यूमर ड्यूरेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल। मतलब आप कार खरीद के ऐसा तो नहीं ना कि हार्डली कुछ दिन पहन के फिर फेंक दिए। कार तो मोटा मोटी चलता है ना 10 ईयर 20 ईयर्स, हाँ 10 साल 20 साल तक तो कार चलता है रे बाबा। तो जो गुड्स का लॉन्जिविटी होता है, रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज, तो भी फ्रिज भी, मेरे घर में तो फ्रिज मेरे जन्म के टाइम पे एक था, मेरे नेटिव में बात कर रहा हूँ, मेरा कोलकाता में फ्लैट में मैं फ्रिज यूज नहीं करता, लेकिन मेरे गांव में घर में जो है, जहाँ माँ पापा रहते हैं, वहाँ फ्रिज एक पहले था, 10 साल 12 साल चला, 12th ईयर तक, उसके बाद फिर से नया फ्रिज लिया गया, लेकिन 10-12 साल आराम से रेफ्रिजरेटर चल जाते हैं। तो बेसिकली ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल में क्या होता है, गुड्स दैट कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस, लाइक मिल्क, ब्रेड, है ना, एक बार यूज कर सकते हैं, बार बार नहीं, है ना। डिराइव डिमांड, ये देखो डिमांड का क्लैरिटी होना चाहिए, वैराइटीज ऑफ डिमांड होते हैं। ये चैप्टर किस चीज का था, डिमांड का था। ओके, तो डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट होने के बाद हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना तरह का डिमांड हो सकता है। प्रोड्यूसर गुड का डिमांड हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स का डिमांड हो सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड हो सकते हैं। ओके, सभी चीज का डिमांड करते हैं हम लोग सारा दिन, ऑल डे वी थिंक अबाउट द गुड्स, ठीक है। सारा दिन हम लोग सोचते रहते हैं कि कौन सा गुड्स बनाना है इकोनॉमी में। अपने नजर से नहीं देखना सर, इकोनॉमी के नजर से सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट द इकोनॉमी। पूरा कंट्री के बारे में सोचो तो समझ में आएगा कि कंट्री का इकोनॉमी कैसे बनता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, रुको जस्ट ए मिनट, एक बार कंप्लीट कर लो इसको। अच्छा, डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होता है, डिमांड का जन्म देना। ये क्या बात हुआ सर, डिराइव मतलब birth of demand. How is this possible? Demand originating as a consequence of purchase of original product. Demand for cement arises of a consequence of demand for building. अब बात समझ रहे हो? कोई डायरेक्टली ना सीमेंट का डिमांड नहीं करता। हाँ सर, सीमेंट तो समझते हो ना, जिससे घर बनता है। आप किसी को सुने हो कि वो सीमेंट, कोई चाह रहा है कि मुझे सीमेंट चाहिए, नॉर्मली सीमेंट का डिमांड एज सच नहीं है। हाँ, कोई बोलेगा नहीं मेरे घर में थोड़ा सा एक जगह में ना दीवार पे, मतलब जो वाल है, वाल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें थोड़ा सा ना पट्टी करना है, ठीक है, उसके लिए सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा क्या? ऑब्वियसली नो। लेकिन सीमेंट का डिमांड कब आता है, जब आप बिल्डिंग के बारे में सोचते हो। बंगाली में हम लोग एक बात कहते हैं, जानते हो, घाट टान ले माथा आसे। जो लोग बंगाली हो उनको क्या ये वर्ड सुने हो, बाकी लोग नॉर्मली ना भी सुने होंगे। घाट टान ले माथा से, ये वाला वर्ड सुने हो आप लोग? मतलब अगर किसी का गर्दन बुलाते हो तो उसका माथा, ठीक है एग्जैक्टली उसका जो सर है वो ऑटोमेटिकली आएगा। मतलब कहना ही है कि अगर आप बिल्डिंग का डिमांड करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली सीमेंट का डिमांड आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिराइव डिमांड। डिमांड था नहीं, डिमांड डिराइव हो गया। कंप्यूटर घर में लगाओगे तो इंटरनेट का डिमांड आ ही जाएगा ना सर, क्योंकि बिना इंटरनेट का कंप्यूटर क्या फील होता है जानते हो आज की डेट में? डब्बा है डब्बा। आपके मोबाइल में जब नेट नहीं रहता तो क्या करते हो मोबाइल लेके? कोई बोलेगा सर गेम खेलता हूँ, वो अलग बात, पबजी वाला मत खेलना भाई ओके। तो मोबाइल में अगर बिना नेट का मोबाइल, मेरे लिए तो एकदम डब्बा ही फील होता है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो रेगुलर काम है वो नहीं हो पाता, क्योंकि मैक्सिमम काम नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। तो बिना नेट का मोबाइल का कोई काम ही नहीं। तो बेसिकली जैसे आपने मोबाइल लिया तो डिराइव डिमांड क्या हो गया, इंटरनेट। इंटरनेट का डिमांड हो गया तो कंपनी क्या आ गया, जियो। जियो आ गया तो फिर किसका याद आ गया, मुकेश अंबानी का, रिलायंस का। ओके, जो भी हो, इसी तरह से कंपनी बनता है सर। जस्ट इमेजिन करो, आपने
किस तरह से इंसान बड़ा आदमी बनता है। जस्ट थिंक अबाउट दी साइकोलॉजी, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकल साइकोलॉजी। देखो, वी द पब्लिक ऑफ इंडिया, मैं क्या दिखाना चाहता हूं आप एक बार देखना। वी द पब्लिक ऑफ इंडिया बाय स्मार्टफोन, थिंक अबाउट इंटरनेट, डिराइव कर रहे हैं, थिंक अबाउट इंटरनेट, कहाँ जाते हैं देखो एक बार, तब बिजनेसमैन बन पाओगे और जॉब सिनेरियो समझ पाओगे। बाय स्मार्टफोन, थिंक अबाउट इंटरनेट, थिंक अबाउट जियो, रिलायंस जियो। जैसे आपने रिलायंस जियो का सिम ले लिया, इसका जो रेवेन्यू है, इसका जो अर्निंग है, किसके पास गया? मुकेश अंबानी के पास। मुकेश अंबानी कौन है जानते हो? रिलायंस कंपनी का ओनर, रिलायंस कंपनी का ओनर। और ये अभी वर्ल्ड का 6th रिचेस्ट पर्सन है। देखो, आपने बस मोबाइल खरीदने का सोचा था, आप तो अंबानी को वर्ल्ड का 6th रिचेस्ट बना दिए। आपने थोड़ी ना सोचा था कि अंबानी को रिचेस्ट बनाना है। सर दिखाओ कैसे रिचेस्ट है, देखो सर, अभी देखो, कल क्यों देखना, आज देखो। इकोनॉमिक्स क्या है समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक मतलब सोशल साइकोलॉजी है, जो सोसाइटी को डेवलप भी करता है। किसी का अच्छाई भी होता है, किसी का बुराई भी होता है, लेकिन बुराई नहीं सोचना है हमें, हमें सिर्फ अच्छा ही सोचना है। मुकेश अंबानी रिसेंटली बना, तभी मैं इसको अपडेट दिया आपको, तभी मैंने आपको अपडेट दिया। ये देखो, जैसे मैंने मुकेश अंबानी लिखा, अब बस यहाँ पर बेसिक में देख लो, डिटेल्स में नहीं जाना, नहीं तो बोलोगे मुकेश अंबानी का प्रमोशन चल रहा है। मुकेश धीरूभाई अंबानी इज एन इंडियन बिलियनियर बिजनेस मैग्नेट। मुझे किसी का प्रमोशन नहीं करना है, जस्ट वांट टू थिंक अबाउट द बिजनेस, आपको इकोनॉमी दिखाना चाहता हूँ। करेंटली he is the currently the richest man in Asia with a net worth of 72 billion, 63 years एज है। ओके, येमेन में जन्मा है, उनका पापा उधर ही रहते थे, बिजनेस करते थे, येमेन में जन्मा है, ये मिडिल ईस्ट में है, दुबई वगैरह क्रॉस करके जाना पड़ता है। जो भी हो, आपको समझ में आ रहा है? एडुकेशन भी अच्छा खासा लिया सर, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ से पढ़ाई किया है। जो भी हो, अब समझ में आ रहा है कि मुकेश अंबानी को आप किस तरह से जीरो से हीरो बना रहे हैं हम लोग। और उसका दिमाग सोचो कि वो कैसे सोचा, वो किस तरह का इमेजिनेशन करता है कि एक बंदा स्मार्टफोन लेने का सोचता है और अल्टीमेटली उनके पास पैसा जाता है। एक बंदा कार लेने का सोचता है तो उसका पेट्रोलियम इंडिया में जो है वो भी मुकेश अंबानी का कंपनी प्रोवाइड करता है। जानते हो आप लोग, मुकेश अंबानी का एक फैक्ट्री है, मैं आपको ये चीज पहले भी दिखाया था, देख लो ये भी, कि आप कार लेने का सोचते हो लेकिन अल्टीमेटली आप रिलायंस को वर्ल्ड का रिचेस्ट बनाते हो। सर क्या बता रहे हो? जस्ट लुक एट दिस, देख पा रहे हो? ये जामनगर में है, गुजरात में। सर हमें क्या? नहीं सर, ना तो आपको कुछ ना तो मुझे कुछ, बट मैं आपको इकोनॉमी समझा रहा हूं। आपने कार लेने का सोचा, कार में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ये देखो, ये रिफाइनरी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी बिकम लार्जेस्ट हब, देख रहे हो? लार्जेस्ट, इवन दुबई वगैरह मिडिल ईस्ट में जितना ऑयल का फ्लो होता है, वो पूरा का पूरा ऑयल का फ्लो एशिया में सबसे पहले जामनगर में आता है, जामनगर में आके रिफाइन होता है, और रिफाइनरी होने के बाद ये बाकी दुनिया में और बाकी इंडिया में गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप समझ पा रहे हो? तो बंदा ने सोचा, इंसान ने सोचा कार लेना है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो कार लेगा तो रिलायंस बड़ा बनेगा, लेकिन कार अब भी आपको लेना है और रिलायंस भी अपना बिजनेस बना लेगा। प्योर साइकोलॉजी एंड प्योर इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई कुछ सोच रहा है और किसी का कुछ हो रहा है। ओके सर, समझ में आ रहा है, इतना काफी है।
किसी को कुछ कहना है क्या? जो भी हो सर, बेसिकली इतना देर से मैं इतना चिल्ला रहा था, too many discussions about in one thing, that is derived demand. Okay, autonomous demand देखो, independent demand of other goods also called direct demand. इंडिपेंडेंट डिमांड ऑफ अदर गुड्स मतलब जिसको हम लोग डायरेक्टली, हम लोग इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बिल्डिंग के लिए सीमेंट डिमांड किया तो बिकॉज ऑफ बिल्डिंग, वो डिमांड तो है ही, बिल्डिंग का डिमांड किया तो सीमेंट आ गया, बिल्डिंग का डिमांड किया तो आर्किटेक्ट आ गया। अरे बाबा, आर्किटेक्चर नाम सुने हो ना, जो बिल्डिंग के अंदर का आर्किटेक्चर करते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, फिर बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद डेकोरेटिंग करते हैं, हाँ, डेकोरेशंस का काम करते हैं। शाहरुख खान की जो बीवी है उनको जानते हो? एनीवन नाम सुने हो क्या? शाहरुख खान का जो वाइफ है उनको जानते हो? सर हमें क्या? नहीं सर, ना तो आपको क्या, ना तो मुझे क्या। मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि ये किस तरह का डिमांड क्रिएट होता है और किसका कहाँ काम हो जाते हैं। ये देखो, ये है अपना गौरी खान। गौरी खान जो है शाहरुख खान की बीवी है, और ये बॉलीवुड में इतना फेमस किस लिए जानते हो? बिकॉज ये ना आर्किटेक्ट है। बेसिकली होम डेकोर में इनका कंपनी है। बॉलीवुड में जितना फेमस फेमस स्टार लोगों का कुछ ना कुछ बनता है, तो उसमें सबसे मैक्सिमम टाइम में इन्हीं का काम होता है। जो भी हो, यही मेनली डेकोरेशन का काम करते हैं। चलो सर, समझ में आ गया, हर बात में एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं। ओके सर, ठीक है, बात बात में एग्जाम्पल नहीं देंगे। आई एम सॉरी। इंडस्ट्री डिमांड क्या है? डिमांड फॉर द टोटल फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर एन इंडस्ट्री, टोटल डिमांड फॉर स्टील्स इन द नेशन। स्टील का बात किया तो बताना पड़ेगा, स्टील का बात हुआ तो बताना पड़ेगा, स्टील का डिमांड कौन फुलफिल करता है? ऐसे तो है बहुत सारा कंपनी, लेकिन नाम तो लेना ही पड़ेगा ना सर। टाटा स्टील, टाटा स्टील जमशेदपुर, नाम सुने हो? जमशेदपुर, जमशेदपुर है, टाटा नगर बोल के कंट्री है, पूरा टाटा नहीं बना दिया, ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टील प्रोडक्शन है। मतलब ये जो जितना रोड बनता है, जितना घर बनते हैं, मतलब हाउस बनते हैं, सारा का सारा, मतलब जो भी डिमांड है टाटा स्टील फुलफिल करते हैं। और भी कंपनीज है, लेकिन वो पूरा कंट्री का डिमांड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। 38.45 इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो टाटा स्टील, इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज है जिसके जो भी बहुत हाई लेवल में, सरकारी एक कंपनी है सेल, नाम सुने हो आप लोग? सेल का नाम सुने हो? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है इंडिया में। इंडियन स्टेट ओन्ड स्टील मेकिंग कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग owned and operated by the government of India with an annual turnover of 66,267 crore. ओके, 69,000 एम्प्लॉय हैं यहाँ पर। तो इंडिया का स्टील का डिमांड फुलफिल करते हैं स्टील, सेल, ये सब कंपनीज। आप समझ पा रहे हो इकोनॉमी का खेल? हाँ सर। ओके, इंडस्ट्री डिमांड, कंपनी डिमांड, डिमांड फॉर ए सिंगल कंपनी डिमांड। ओहो, टाटा स्टील का नाम यहाँ पर दे भी रखा है, मैंने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं। शॉर्ट रन डिमांड, डिमांड विच अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस और इनकम। शॉर्ट रन मतलब जस्ट रिसेंट ट्रेंड में कुछ डिमांड अराइज हुआ है, रिसेंट ट्रेंड में कुछ आपका सपोज प्रोडक्ट का प्राइस में चेंजेस हुआ, या फिर इनकम पे चेंजेस हुआ, या कुछ अचानक रीजन। जैसे अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा चीज सेल हो रहा है? मास्क। थैंक यू मास्क, पीपीई शूट, ओके, मास्क, पीपीई शूट, ये शॉर्ट रन डिमांड है करेंटली शॉर्ट रन डिमांड है। आई होप कि ये शॉर्ट रन डिमांड ही रहे, ठीक है। ये जिंदगी भर मास्क नहीं पहनना है, मैं मर जाऊंगा, आई विल गोइंग टू बी डेड पर्सन। मतलब ऐसे ही मुझे रास्ता में चलने के वक्त खुद को डेड पर्सन ही याद लगता है, ठीक है, अंडरटेकर जैसा डेड पर्सन। जो भी हो, शॉर्ट रन डिमांड which arises as a result of change in price or income or any other condition. Long run demand ultimately exists and enough time is allowed to adjust the market. ठीक है, लॉन्ग रन डिमांड जो है वो अल्टीमेटली मार्केट में रहते हैं। जैसे एक डिमांड का बात करता हूं जो लॉन्ग रन डिमांड है, सर एडुकेशन। आप लोगों को नहीं लगता इसका डिमांड कम नहीं होने वाला? एजुकेशन में आप कोई भी एजुकेशन, जैसे आप लोग कौन सा डिपार्टमेंट में मेनली एजुकेशन ले रहे हो? आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है दैट इज कॉमर्स एंड फाइनेंस,
आप लोग जिस डिपार्टमेंट में अभी हो, दैट इज कॉमर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसका पढ़ाई आप कर रहे हो, इसका डिमांड कम होगा क्या? नहीं रे बाबा, ग्रोथ बहुत है। फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाईफाई डिमांड है इसका भी, और भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ी वगैरह। सर हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स, इसका तो अभी बहुत हाईफाई डिमांड है, कोई जाना ही नहीं चाहता लेकिन बहुत डिमांडिंग है हॉस्पिटल्स। तो अलग अलग डिमांड क्रिएट हो सकता है, आपको समझ में आ रहा है? जो लॉन्ग टर्म मतलब चालू होते हैं लेकिन उसका डिमांड रह जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिमांड को डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ये था वैराइटीज काइंड ऑफ में डिमांड हो सकते हैं। मतलब आपको डिमांड समझ में आ रहा है? हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम डेफिनेशन डिस्कशन किए थे, और आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड शुड बी देयर, और डिमांड के कारण किस तरह से बिजनेस बनता है, हाउ डिमांड फॉर्म, हाउ डिमांड फॉर्म, कैसे डिमांड फॉर्म हुआ, डिमांड के बिकॉज ऑफ डिमांड किस तरह से इकोनॉमी रेस्पॉन्स किया, इकोनॉमी रिस्पॉन्स किया तो बिजनेस हुआ, बिजनेस डेवलप। जस्ट इमेजिन, यही तो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस डेवलप होगा तभी ना आपको जॉब मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब यू आर एम्प्लॉयड। किसी भी कंट्री के लिए एकदम अल्टीमेट मुद्दा है। जैसे ही कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली कंट्री का जो पॉवर्टी है, गरीबी, वो चला जाएगा। कंट्री का पॉवर्टी एलिमिनेट मतलब, पॉवर्टी एलिमिनेशन मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ, एंड दैट इज वी कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह से एक कंट्री लोअर सिचुएशन से अपर सिचुएशन में पहुंचते हैं और उसके बाद सस्टेन कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी। लिखने का जरूरत नहीं है, मैं तो बस रफ बता रहा हूं, बाकी आपको समझ में आ रहा है कि डिमांड एग्जैक्टली है क्या। हेलो, तो ये था ओवरऑल चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड। ऑब्वियसली ये ग्राफिकल पार्ट मैं नेक्स्ट दिन आपको समझाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आज तो इसी में मैक्सिमम टाइम निकल गया। ओके, आज और मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट दिन एकदम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, फ्रेशली स्टार्ट करूंगा। मैं सोचा था आज स्टार्ट हो जाएगा बट थोड़ा टाइम लग गया। दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से ये जितना सारा मैं आपको साइकोलॉजी का बात कर रहा था ना, मैं आपको साइकोलॉजी का बात कर रहा था ना कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अंबानी को रिचेस्ट बना दिए, ठीक है? अंबानी रिचेस्ट बन गया, या फिर टाटा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ इकोनॉमिकल सिनारियो को मैं आपको कनेक्ट करूंगा। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया। मे बी स्नेहासिस को थोड़ा दिक्कत हो सकता है बिकॉज स्नेहासिस आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, बट बाकी किसी को प्रॉब्लम होगा बोल के मुझे नहीं लगता। ऐसा हाल है मुझे तेरे को भी समझ में आ गया? एकदम सर। अगर तुझे समझ में आ गया